हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज मैं आपके सामने एक लेक्चर तो नहीं, एक शॉर्ट वीडियो बनाने जा रही हूँ। वीडियो रिगार्डिंग कि आफ्टर एमएससी आप क्या करेंगे। ठीक है, तो अगर एमएससी की बात करें तो एमएससी हम डिफरेंट सब्जेक्ट में कर रहे होते हैं। लाइक कोई जूलॉजी में करता है, कोई बॉटनी में करता है, कोई बायोटेक में करता है, कोई माइक्रोबायोलॉजी में करता है, दैन कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में करता है। अब हमारे पास ऑप्शंस आता है, या तो हम रिसर्च फील्ड को पकड़ेंगे या तो हम टीचिंग फील्ड को पकड़ेंगे। और टीचिंग में भी हमारे पास दो ऑप्शंस खुलते हैं, या तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर के डायरेक्शन में जाएंगे या तो हम टीचर बनना चाहेंगे। ओके, देन उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आते हैं गवर्नमेंट जॉब। ठीक, जो कि काफ़ी सारे पोस्ट है। लाइक केमिस्ट, अगर केमिस्ट्री स्पेसिफिकली, क्योंकि मैंने एमएससी केमिस्ट्री कर रखा है, तो केमिस्ट के पोस्ट होते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं, लाइक फूड साइंटिस्ट के पोस्ट होते हैं, साइंटिफिक ऑफिसर्स के पोस्ट होते हैं, जो कि एमएससी केमिस्ट्री मांग रहा होता है। तो वहाँ तुम्हारे पास, आपके पास सिर्फ एमएससी केमिस्ट्री है, और उसके बेसिस पे आप एग्ज़ाम पे बैठ सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, अब हम उनका बात करते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो उसके पहले आपको नेट एग्ज़ाम देना होता है। CSIR नेट एंड UGC नेट, ये दो बॉडीज़ हैं जो नेट का एग्ज़ाम लेते हैं। जो CSIR है वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा होता है, एंड UGC जो होता है वो आर्ट्स एंड लाइफ साइंस के ऊपर एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो मैं आज साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को ये बताना चाह रही हूँ कि आफ्टर एमएससी आप अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो नेट के एग्ज़ाम्स कितने मार्क्स के होते हैं, आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, या अगर आप वो नहीं दे रहे हैं तो और क्या दे सकते हैं, आपके पास और क्या ऑप्शन है। तो आपने एमएससी कर लिया, एमएससी के बाद या ड्यूरिंग एमएससी भी आप फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जब आप नेट का एग्ज़ाम देंगे तो ड्यूरिंग नेट के एग्ज़ाम तैयारी के समय अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री कर रखा है, ठीक है, तो आपका यूजीसी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, या फिर आपने लाइफ साइंस से आप अगर नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि एग्ज़ाम कब होता है। सबसे पहले बात, तो एग्ज़ाम हर 6 मंथ में होता है। लाइक अगर अभी मई में आपका नोटिफिकेशन आएगा, 1 महीने के अंदर फॉर्म भराएगा, जून में आपका एग्ज़ाम होगा, जुलाई अगस्त सितंबर तक आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं। सितंबर कभी होता है, कभी जुलाई अगस्त तक आपके रिजल्ट प्रोबेबली आ जाते हैं। देन नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होता है वो दिसंबर में होता है, उसके लिए आपको नवंबर में फॉर्म भरना होता है। कभी कभी ड्यू टू सम कंडीशंस दिसंबर के अलावा जनवरी में भी एग्ज़ाम ले रहा होता है। कई बार ऐसा हुआ है, पेंडेमिक के कारण काफ़ी चेंजेस आए थे, तो इसके कारण पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया था, और दिसंबर में ना लेके वो जनवरी में ले रहा था। तो ये तो हमने बात किया कि कितने ड्यूरेशन में वो एग्ज़ाम लेता है, तो वो हर 6 मंथ में एग्ज़ाम लेता है। अब बात करते हैं हम, किसी ने बॉटनी लिया, किसी ने जूलॉजी लिया, माइक्रोबायोलॉजी लिया या बायोटेक लिया, तो ये चारों सब्जेक्ट एक ही, ये पूरा हम एक लाइफ साइंस को कंसीडर करके, ये हर बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट्स एमएससी के हैं, बट एग्ज़ाम वो एक ही देंगे। और कौन सा एग्ज़ाम देंगे, तो वो एग्ज़ाम देते हैं लाइफ साइंस के सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, उनका फिर सब्जेक्ट बन जाता है लाइफ साइंस। मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी आपको सिलेबस, तो आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं कि सिलेबस में लाइफ साइंस की क्या होता है। तो आपने भले बायोटेक किया होगा या जूलॉजी किया होगा या बॉटनी किया होगा, बट आपको एग्ज़ाम उसमें देना होगा। किस में देना होगा? लाइफ साइंस में देना होगा। और कौन इसका एग्ज़ाम लेता है? तो यूजीसी एग्ज़ाम लेता है। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, अगर हमारा लाइफ साइंस में एग्ज़ाम होता है तो उसका पैटर्न क्या है। तो पैटर्न जो इसका है, इसका 2 पार्ट में पेपर आता है। एक आता है बेटा पार्ट ए, एंड एक आता है आपका पार्ट बी। जो पार्ट ए है उसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं, और वो 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, मतलब 100 मार्क्स हो गया। ओके, देन हमारे पास सेक्शन बी जो रहता है, जो पार्ट ए है, वो आपका एप्टीट्यूड रिसर्च मेथडोलॉजी बोलते हैं, कंप्लीट उसके ऊपर आता है। उसकी एक अलग से यूजीसी की एक बुक आती है, बुक का मैं नाम रेफर कर दूंगी आपको। तो वो बुक्स के थ्रू आप गो थ्रू करके पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड तैयार कर सकते हैं पार्ट ए के लिए, जो कि 50 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 2 मार्क्स 100 मार्क्स का हो गया। एंड जो पार्ट बी आता है वो आपका आता है 700 क्वेश्चन होते हैं। अब पर क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, बट आपको अटेम्प्ट सिर्फ 75 क्वेश्चन ही करने होते हैं। एंड हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का, तो 200 क्वेश्चन होता है। यूजीसी में आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है।
अब बात करते हैं हम उनकी जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स लिया है, तो उनका भी 6 मंथ में एग्ज़ाम होगा, बट जो बॉडी कंडक्ट करी है CSIR नेट उनका एग्ज़ाम ले रहा है। तो जो CSIR नेट एग्ज़ाम होगा वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों में पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C 3 पार्ट आते हैं। एग्ज़ाम के पैटर्न बता रही हूँ मैं। पार्ट A में जो आपका एग्ज़ाम, पार्ट A का जो क्वेश्चंस होता है उसमें टोटल क्वेश्चंस आपके 20 होते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और पर क्वेश्चन आपका होता है 2 मार्क्स का, तो 15 इंटू 2 आपका 30 मार्क्स हो गया। चाहे आप फिजिक्स वाले हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, पार्ट A आर कॉमन फॉर ऑल, सबके लिए कॉमन है, ठीक है। पार्ट B का बात करते हैं, अगर हम केमिस्ट्री में बात करते हैं तो वहाँ पे 40 क्वेश्चन आपको दिया जाता है टोटल, जिसमें सिर्फ 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, एंड पर क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। पार्ट C का अगर हम बात करते हैं तो पार्ट C में आपको 60 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, एंड पर क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, ठीक। मैं एक वीडियो और बनाऊंगी कि उसमें स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहेगी कि एग्ज़ाम पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। नेक्स्ट अगर मैं मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में पार्ट A क्लियर हो गया आपको। पार्ट B में जो आता है 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जो कि टोटल 70 मार्क्स का होता है। अगर मैं बात करूं पार्ट C का जिसमें आपका न्यूमेरिकल आता है, तो उसमें 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता है। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स का, तो इसमें पार्ट B में आपको 40 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है। पार्ट C में 60 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। इसके मार्किंग स्कीम का मैं अलग से आपको पैटर्न वीडियो के साथ प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप उसके साथ गो थ्रू कर सकें। तो ये तो मैंने उसकी बात की कि जो UGC, CSIR UGC की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर जो CSIR UGC की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो ये नेट के एग्ज़ाम निकाले, देन अभी बिहार का, छत्तीसगढ़ का, फिर झारखंड हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास हरियाणा का रेगुलरली कंडक्ट कर रहा होता है, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, ये सारे स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फिर यहाँ पे तैयारी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन केस आप इस पे नहीं जाना चाहते, लाइक आपने ये नेट क्वालिफाई किया, तो लेक्चरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि यही जो बॉडी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है बेटा, तो उसमें कट ऑफ होता है, कम कट ऑफ जाता है नेट के लिए, एंड कुछ मार्क्स ज़्यादा जाते हैं JRF के लिए, जिसको हम बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं, तो आप JRF क्वालिफाई करके जो लाइक NIT हो गया, IIT हो गया, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया बायोटेक से रिलेटेड, या फिर माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड, तो आप उस बड़े इंस्टीट्यूट में, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके फेलोशिप लेके, ठीक है, फॉर 38,000 मिलता था, जो अभी हाइक हो चुका है। फिर उसके बाद इसी में आपको SRF भी मिलता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसके बाद आपको इसी में क्या मिल रहा होता है, फेलोशिप मिलता है, और आप PhD करते हैं। अब PhD का ड्यूरेशन कितना होगा वो डिपेंड करता है कि आपने टोटल नंबर ऑफ पेपर्स कंप्लीट किए कि नहीं। इन केस आपका PhD कंप्लीट हो जाता है, तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट होता, लाइक अभी मैं जो बात कर रही थी असिस्टेंट प्रोफेसर का, देयर इन दैट यू हैव टू गिव एग्ज़ाम, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बट अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको वहाँ एग्ज़ाम नहीं देना है, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसको हम API बोलते हैं, उसके बेसिस पे आपको जॉब लग रही होती है। तो ये जो API ये कैसे बनता है कि आपने PhD कितने अच्छे जगह से किया, आपके आपका PhD में जो पेपर है वो कितने अच्छे पेपर में पब्लिश, कितने अच्छे जर्नल में पब्लिश हुआ है, तो इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। आप ये दोनों फील्ड, एक तो रिसर्च फील्ड आपने देख लिया कि आप रिसर्च करके फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वापस इंस्टीट्यूट में और में वगैरह में बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप कौन से एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, तो आप गेट के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। एंड आई मस्ट रिकमेंड कि अगर आपका
PCB सब्जेक्ट ना हो कि PCM सब्जेक्ट था, आपने 11वीं 12वीं से कर रखा है, और फिर आप MSc केमिस्ट्री कर रहे हैं, MSc मैथ्स कर रहे हैं और MSc फिजिक्स कर रहे हैं, तो आप मस्ट गेट के एग्ज़ाम में बैठिए। आपका गेट अगर क्वालिफाई होता है अच्छे मार्क्स से, तो देन बार्क, OMGC, ये सारे जो बॉडीज़ हैं ये अपने एक एग्ज़ाम लेते हैं। आफ्टर दैट इनके कुछ पोस्ट निकलते हैं और उसमें साइंटिफिक लेवल के पोस्ट निकलते हैं, साइंटिफिक ग्रेड लेवल A, साइंटिफिक ग्रेड लेवल B। तो इस पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। एक ये हो गया। अगर आप PhD में ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फेलोशिप टिफर का एग्ज़ाम ले रहा होता है, और टिफर आपका क्वालिफाई हो गया तो आप टाटा के अंदर रिसर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा फेलोशिप मिलेगा। इन केस अगर आप मतलब कोई इंस्टीट्यूट से, कोई यूनिवर्सिटी से PhD करना चाहते हैं और आपका JRF क्वालिफाइड है, तो आप वहाँ से भी जाके इंटरव्यू देके आप PhD कर सकते हैं। तो ये हमने बात किया कि हम कैसे PhD के अंदर जा सकते हैं, हम कैसे नेट की तैयारी कर सकते हैं, या तो हम नेट की तरफ जाएं या तो हम PhD की तरफ जाएं। इनकेस हम नेट और PhD दोनों ही नहीं करना चाहते हैं और हमें कोई गवर्नमेंट स्कूल के गवर्नमेंट टीचर या फिर हम प्राइवेट टीचर ही बनना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आफ्टर MSc यू मस्ट हैव B.Ed, आपके पास B.Ed होना कंपलसरी है। तो अगर आपके पास B.Ed है तो आप B.Ed में क्या करेंगे, पहले तो आप 2 साल का B.Ed था, अभी 1 साल के लिए हो रखा है, तो आई हैव नो आइडिया रिगार्डिंग 1 ईयर का है कि 2 ईयर का है राइट नाउ। तो अभी तक 2 साल का चल रहा था, तो आप उस 2 साल के B.Ed को करने के बाद, 2 ईयर्स का B.Ed कंप्लीट करने के बाद KVS, ERMS, NBS, ये सारे बॉडी जो होते हैं वो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं और आप वो एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अगर आपके पास B.Ed है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं प्राइमरी टीचर, अपर प्राइमरी टीचर बनने के लिए, तब आपके पास CTET होना ज़रूरी है, ठीक है। तो CTET भी 2 होता है, एक होता है प्राइमरी टीचर के लिए, एक होता है अपर प्राइमरी टीचर के लिए। 2 पेपर होते हैं, CTET या कोई भी आप स्टेट टेट दे के फिर आप वो, अगर टेट आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर है, तब आप वो जब वो बॉडी एग्ज़ाम मतलब व्यापम हो गया या PSC एग्ज़ाम लेगा तो आप उसमें बैठ सकते हैं और फिर आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। तो ये सारे मैंने डिस्कस किए कि आफ्टर MSc आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आती है। मोस्ट लाइकली मैंने डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट की ही तरफ कैसे हम जा सकते हैं। कभी मैं एक और वीडियो रिकॉर्ड करूँगी कि आप अगर MSc केमिस्ट्री किए हैं तो आपके पास प्राइवेट में इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसे रास्ते खुलते हैं, हम वहाँ कैसे कैसे जा सकते हैं, कौन कौन सी कंपनियाँ हैं, कौन कौन सा रोल होता है, क्या रोल होता है, हम क्या क्या काम कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। और जो भी कोई डाउट है या क्वेरीज है और भी कुछ है तो मेरा टेलीग्राम लिंक्ड है, वहाँ पे आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इन केस अगर कोई मेरे से कांटेक्ट में है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके भी बिल्कुल पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको अगर डाउट है तो। थैंक यू।